पाठ का मिलान विवाह पूर्व किया जाए तो सिकल सेल रोग के प्रसार को रोकने और उसके उन्मूलन में अविश्वसनीय मदद मिलेगी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। संसद में विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जताया दुख। कहा, सदन में नेता प्रतिपक्ष के वेल में आने से दागी हुई सदन की परंपरा। संसदीय इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में चर्चा जारी। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हम पर राज करने वालों को पछाड़कर देश आज बना 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। नीट मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी दलों पर भ्रमित करने का लगाया आरोप। कहा, सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार। सरकार प्रतिबद्धता से मामले की करा रही है जांच। दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मॉनसून की पहली बारिश में खोखले साबित हुए दिल्ली की आप सरकार के दावे। जलभराव के कारण सड़कों पर लगा लंबा जाम। भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने संबंधित एजेंसियों के साथ की आपातकालीन बैठक। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। देश भर में 58,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर हो रहा है मतदान। 4 प्रत्याशी मैदान में। 19 मई को हवाई दुर्घटना में इब्राहिम रईसी के मारे जाने के बाद हो रहा है ये चुनाव। और T20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। भारत की नजर दूसरी बार T20 चैंपियन बनने पर, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली बार बनना चाहेगा विश्व विजेता। और अब सभी खबरें विस्तार से। राज्यसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा की शुरुआत भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की। उन्होंने कहा कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो बने हैं, लेकिन खास बात यह है कि हम उन्हें पीछे छोड़कर बने हैं जिन्होंने कभी हम पर राज किया था। महोदय ने स्मरण दिलाया कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने इन 5 वर्षों में। महोदय, हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसको पीछे छोड़ के बने? उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बने जिसने कभी हमारे ऊपर हुकूमत की थी। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने। हम दुनिया के 3रे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने। हम दुनिया के 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने। आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में 3रे नंबर का हो गया है। और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में अवरोध पर आज राज्यसभा में कहा कि सदन की परंपरा आज दागदार हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में प्रतिपक्ष का नेता वेल में आ गया हो। ऐसा संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और वहीं नीट के मामले पर विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत होने पर दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पहले कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से हो रही है। आइए सीधे रुख करते हैं। For 2023, as in the past, the report is deeply biased, lacks understanding of India's social fabric, and is visibly driven by vote bank considerations and a prescriptive outlook. We therefore reject it. The exercise itself is a mix of imputations, misrepresentations, selective usage of facts, reliance on biased sources, and a one-sided projection of issues. This extends even to the depiction of our constitutional provisions and duly enacted laws of India. It has selectively picked incidents to advance a preconceived narrative as well. In some cases, the very validity of laws and regulations are questioned by the report, as are the right of legislatures to enact them. The report also appears to challenge the integrity of certain legal judgments given by Indian courts. The report has also targeted regulations that monitor misuse of financial flows into India, suggesting that the burden of compliance is unreasonable. It seeks to question the need for such measures. On its own part, the United States has even more stringent laws and regulations and would surely not prescribe such solutions for itself. Human rights and respect for diversity have been and remain a legitimate subject of discussion between India and the United States. In 2023, India has officially taken up numerous cases in the US of hate crimes, racial attacks on Indian nationals and other minorities, vandalization and targeting of places of worship, violence and mistreatment by law enforcement authorities, as well as the according of political space to advocates of extremism and terrorism abroad. However, such dialogue should not become a license for foreign interference in other polities. So that was my statement. I now open the floor for questions. Please, Siddhant. Hi, sir. Siddhant from Beyond. So this is in relationship to the same report. We have seen the comments by the US Secretary of State Antony Blinken saying there is rise of hate crime in India. Your reaction? And sir, I have a second question as well. We have also seen remarks by the Chief Minister of the Eastern State of West Bengal over the Teesta development, India sending technical team. If you can give what's the official reaction of the Ministry of External Affairs? Okay. Madhu. सर मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से ब्लिंकन का जो बयान है सर उस पर मैं आपका रिप्लाई क्रिस्प में चाहूँगा कि जिस तरह से भारत की घटनाओं को उन्होंने संकलित करके इस तरह की टिप्पणी की है और उस पर भारत का जवाब क्या है और ख़ासतौर पे जो आपने अपने स्टेटमेंट पे कहा कि इस तरह की तमाम घटनाएं अमेरिका में लगातार हो रही हैं लेकिन उस पर उनकी आंखें नहीं खुलती। भारत की घटनाओं को उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है। तो क्या वाकई ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है या पर्टिकुलरली इंडिया को टारगेट किया जा रहा है? दूसरा सवाल मेरा सर रसिया को लेकर है, जहां पर भारत के लोग गए, वहां की सेना में शामिल हुए, यूक्रेन वॉर में मारे गए। इस घटना के बाद जो आप लोगों ने संज्ञान लिया, कितने लोग वापस भारत आए हैं, उसका कोई डाटा हमें मिल सकता? This is Yeshi Seri from the New Indian Express. Is Prime Minister Modi going to Moscow? If yes, when? Ayushi. Sir, Ayushi Agarwal from ANI. Can we also have a confirmation of who India would be representing at the SCO summit in Astana? Pranay. सर प्रणय उपाध्याय जी न्यूज से। लेबनान को लेकर एक एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी की गई थी। लेबनान में कितने भारतीय हैं और अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या हमने कितने लोगों से संपर्क किया है वहां पर? So I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. There's violence still going on in Kenya, so any further advisory for the Indians, and has anybody asked to be repatriated from there? Okay. So first coming to your question, Siddhant, on
the US State Department report. I just made a statement. I would refer you to look at the statement. You will get your comments, get answers for your comments. It's a very detailed statement that we've read out. So that is where I would like you to refer to. On the question of the letter of the Chief Minister that you mentioned, we've seen some reports in that regard too. For us, at least, the facts do not bear out the assertions that have been made. The Ganga Water Treaty of 1996 is due for renewal in 2026, and for carrying out that exercise, an internal review of this treaty is being undertaken, and for that an internal committee has been set up. This internal committee has all stakeholders who are part of this in that committee, including the West Bengal government. The West Bengal government has been attending these meetings regularly. In fact, on 5th of April 2024, a communication was received from the West Bengal government indicating its drinking water and industrial water requirements for inclusion in the treaty beyond 2026. The committee has submitted its final report, and which is presently under examination by the relevant ministry. So that is where it is, your question regarding the letter from West Bengal government. मधु, आपका सवाल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो अभी रिपोर्ट उन्होंने जारी किया है उस पर था। उस पर हमने अपनी टिप्पणी दे दी है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसका जो हिंदी रूपांतर भी आप लोग को इस सभा के बाद आप लोग को मिल जाएगा, कि उस हमारी टिप्पणी को देखें जो हम लोगों ने कहा है। सबसे लबोलुबाव ये कि बीते दिनों अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, और रिपोर्ट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की, और उस रिपोर्ट में भारत के विषय में कुछ सही बातें नहीं कही गई हैं, फैक्टलेस बातें कही गई, जिसमें फैक्ट उसमें है ही नहीं। उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही गई, जिसमें कि साफ तौर पर विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि ये जो बातें इस रिपोर्ट में कही गई वो सही नहीं है। और उसमें यह भी कहा गया, हालांकि पिछले साल भी इस तरह की रिपोर्ट आई थी, उस वक्त भी सरकार ने यही कहा था कि ये बेसलेस बातें हैं, गलत सूचना के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है और त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित है। उसी बात को एक बार फिर से दोहराते हुए विदेश मंत्रालय। और जैसा कि हम बता रहे थे कि आज लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। अब सोमवार को इसकी अगली कार्यवाही होगी। राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है, लेकिन लोकसभा में आज विभिन्न मसलों पर विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा करता रहा। इसको लेकर काफ़ी हो हंगामा हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार लगातार बने हुए हैं, और ऋषि लोकसभा की कार्यवाही में मौजूद भी थे। ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, जैसा कि हमने सुना लोकसभा अध्यक्ष को और खासकर राज्यसभा के सभापति को, उन्होंने कहा कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि नेता विपक्ष वेल तक आ जाएं और विरोध करें और हो हंगामा करें। ये संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष की जो भूमिका रही आज, और नेता विपक्ष के द्वारा जो अपनी बात रखने का जो तरीका था, उसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी आलोचना की है। और वहीं राज्यसभा में भी जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा, शोर शराबा और हंगामा, जिसमें वो ख़ासतौर से नीट को लेकर अपनी बात रखने की दुहाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इस पर बोलना चाहते हैं और सरकार हमें बोलने नहीं दे रही। तो ऐसे में उनका यहाँ पर हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी नीट के मसले पर अपनी संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बल्कि समूचा विपक्ष अगर चाहे तो सिर्फ और सिर्फ नीट पर ही बोले। इस मसले पर सरकार के पास पर्याप्त जानकारी है और पर्याप्त तरीके हैं जिसमें कि उनके विपक्ष के जितने भी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उनका जवाब दिया जा सके। क्योंकि इस मसले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने एक त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी तरफ से सभी प्रयास इस तरीके के किए हैं कि इस मामले में किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सीबीआई के पास जांच है। उन्होंने व्यंग्य किया कि अगर राहुल गांधी 1 घंटा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो कम से कम 100 गलतियां ज़रूर कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों ही पक्ष आमने सामने दिखाई दिए, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और वो अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
वही अगर राज्यसभा की ऐसी बात करें तो राज्यसभा में भी ये व्यवधान देखने को मिला और सदन में जो कार्यवाही है बार बार बाधित हुई। लेकिन दोपहर बाद यहाँ पर हम एक स्थिति तब बनी जब कांग्रेस की एक सांसद जिनके के हाई बीपी होने की वजह से उनको चक्कर आ गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। सभापति ने इस मामले में पर्याप्त निर्देश दिए और कहा कि इनको तुरंत इलाज के लिए भेजा जाए और सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। इसी को विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही को रोकना चाहिए था और इसी वजह से उन्होंने राज्यसभा से वॉकआउट किया। तो अभी राज्यसभा में वस्तुस्थिति यही है कि वहाँ पर कार्यवाही चल रही है लेकिन विपक्ष वहाँ पर मौजूद नहीं है और इस बात को वहाँ के तमाम सांसद, हमने देखा अभी कार्यवाही में, राज्यसभा की कार्यवाही में भी देखा कि तमाम सांसद इस बात के लिए विपक्ष को कह रहे थे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह के भागने की रणनीति अपना रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सभी को ये अवसर होता है कि वो खुले तरीके से किसी भी मुद्दे पर बातचीत रख सकते हैं और इस मामले में सरकार से जवाब मांग सकते हैं। तो अभी फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित है और जो गहमा गहमी है अभी देखना होगा कि सोमवार को क्या स्थिति रहती है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सत्रों में हंगामा देखने को जरूर मिला है। जी, एक आखिरी सवाल ऋषि कि सत्र की शुरुआत के दिन हम, मुझे याद है, दोनों ही पक्षों की तरफ से इस बात को रेखांकित किया गया कि हम बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लेकिन जैसे जैसे कार्यवाही आगे बढ़ती गई हम देख रहे हैं कि व्यवधान फिर से उत्पन्न हो रहे हैं, कामकाज जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, जिस तरीके से चुनावों के बाद विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला और उस पद के समय उन्होंने इस बात को माना कि इस जिम्मेदारी को वो सकारात्मक तरीके से निभाएंगे और लेकिन ऐसा अब जो हकीकत में तो यहाँ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एग्रेशन दिखाई दिया उसको लेकर लगता है कि जो विपक्षी रणनीति है वो आक्रोश की ज़्यादा है, वनस्पत मुद्दों को उठाकर अपनी बात को रखने की। तो देखना होगा कि अब परिस्थिति के अनुरूप सोमवार को क्या विपक्ष का रवैया रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और जो तमाम मुद्दे हैं उनको विपक्ष अगर उठाना भी चाहता है तो उसे कम से कम सदन में आकर अपनी बात को रखना ही होगा, तभी उनके जो मुद्दे हैं वो सदन के पटल पर आ पाएंगे। जी, एक छोटा सा टिप्पणी चाहूँगा, जवाब चाहूँगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पर आज संसद भवन में कहा, आप उसका जिक्र भी कर रहे थे, अगर बता सके हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर मीडिया को संबोधित करते हुए पूरी जानकारी दी और कहा कि जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ये उचित नहीं है और ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और इस पर सरकार बहुत गंभीर है और इससे संबंधित जितनी भी कार्यवाही हैं वो चल रही हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको आगे बढ़ाया है, तमाम जांच चल रही है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसमें सीबीआई ने जिस तरीके से अब तक जो कार्रवाई की हैं उससे लगता है कि जो इस मामले में दोषी होंगे और जो भी इस मामले में तथ्य निकल कर आएंगे सरकार उसी के हिसाब से आगे बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो सदन में भी इस मामले को अगर उठाना चाहे तो कम से कम बोलें तो सही, अगर बोलना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं तो कैसे देश को पता चलेगा कि वो क्या आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने खुले मन से चुनौती दी खासतौर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कि वो कम से कम 1 घंटा बोले और बिना गलतियों के बोले। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अपना पक्ष रखा और कहा कि इस मामले में सरकार बेहद गंभीर है और इसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जा रही है। बिल्कुल, तो नीट के मामले पर सरकार गंभीर है और इसको लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को संसद भवन परिसर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और जैसे कि हमने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर एक अहम बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सभी मर्यादाओं के तहत होनी चाहिए। हम किसी भी विषय का सामना करने के लिए प्रस्तुत हैं। हम प्रारंभिक दिनों से ही कह रहे हैं कि हमारा दायित्व देश के और नौजवानों के प्रति है। मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सीबीआई की गाज गिरने वाली है और सख्त सजा दी जाएगी। मामला कोर्ट के संज्ञान में है। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है
कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं। और यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के 264वें सत्र के दौरान प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ और राज्यसभा के पूर्व मनोनीत सदस्य फली एस नरीमन के लिए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नरीमन के आदर्श और सिद्धांत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। Nariman, a renowned legal luminary, a jurist, passed away on the 21st of February 2024. He served as a nominated member of this House from November 1999 to November 2005. Born on 10 January 1929 at Rangoon in erstwhile undivided India, Sri Nariman embarked on a journey that would shape the course of legal history in India. Throughout his illustrious career, spanning over 7 decades, Sri Nariman distinguished himself as formidable advocate, known for his incisive arguments and profound understanding of law. He resigned from the post of Additional Solicitor General in 1975 in protest against the imposition of emergency. In his autobiography, Before Memory Fades, he reflects, I quote, "One of the lessons of the internal emergency of June 1975 was not to rely on constitutional functionaries. These functionaries failed us, ministers of government, members of parliament, judges of the Supreme Court, even the President of India. It was because the President of India so readily agreed to sign the proclamation of emergency on the night of 25th June 1975, even before the Cabinet Council of Ministers knew anything about it," unquote. For his distinguished services in the field of jurisprudence, Sri Fali S. Nariman was conferred several prestigious awards, notable being Padam Bhushan in 1991, International Justice Prize in 2002, and Padam Vibhushan in 2007, among others. In the passing away of Sri Fali S. Nariman, the country has lost a shining beacon of jurisprudence, a champion of civil liberties and constitutional rights, and an able parliamentarian. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। पीएम ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पीएम मोदी ने
दिवंगत रामविलास पासवान को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि रामविलास पासवान मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, जिनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मुझे बहुत याद आती है। मुझे चिराग पासवान को देखकर खुशी हुई और वो आगे बढ़ें और रामविलास पासवान के दृष्टिकोण को पूरा करें। हमारी पार्टियां सार्वजनिक सेवा के लिए मजबूती से एक साथ हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की आफत बनी बारिश की। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की बारिश राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई। राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें लबालब भर गईं, लोगों को आने जाने में भी परेशानी हुई। दिल्ली के आईटीओ, मधु विहार, भिकाजी कामा प्लेस, मेहरौली, बदरपुर रोड, शांतिपथ, कनॉट प्लेस, मिंटो ब्रिज, तीन मूर्ति मार्ग, मूलचंद सहित कई इलाकों में कमर से ऊपर पानी भर गया। मिंटो रोड में तो ब्रिज के पास ज्यादा पानी के चलते कार पानी में डूब गई। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग में पिछले 24 घंटों में 228 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं लोधी रोड पर 192 मिलीमीटर, पालम में 106 मिलीमीटर, आयानगर में 66 मिलीमीटर और रिज में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज दिल्ली सरकार की सभी संबंधित एजेंसियों के साथ दिल्ली में गंभीर जलभराव, गंदे पानी के अति प्रवाह से उत्पन्न स्थिति के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया की समीक्षा की गई। उपराज्यपाल ने शहर भर में अत्यधिक वर्षा और जलजमाव की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए तैयारियों की कमी को गंभीरता से लिया। बैठक के दौरान ये बातें सामने आई कि गाद निकालने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और बाढ़ नियंत्रण आदेश भी जारी नहीं किया गया है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश भी जारी किए। और दिल्ली में बारिश के कारण जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई। जनता को सड़कों पर लगे लंबे लंबे जामों से दो चार होना पड़ा। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में जलभराव के मुद्दे पर बैठक की। और दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में बारिश के कारण हुए जल जमाव का मामला लोकसभा में उठाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए के फंड के बावजूद दिल्ली में नालों की सफाई नहीं की गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी उन्होंने मांग की। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी हमारे साथ है। सर, पहली ही बड़ी बारिश हुई दिल्ली में और हम देख रहे हैं कि जगह जगह अब पानी भर गया। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं 1993 से लेकर और जून तक मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा। ये पहले व्यवस्था होती थी कि मानसून से 3 महीने पहले और बरसात आ रही है उससे पहले नालों की सफाई की व्यवस्था कैसी चल रही है उसकी जानकारी लेते थे। इस बार भी दिल्ली सरकार ने और दिल्ली नगर निगम ने अपने बजट में सैकड़ों करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए रखा है, लेकिन नालों की सफाई हुई नहीं। केवल नालों की सफाई कागजों पर हुई है, नालों की सफाई हुई नहीं है। और ये सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने किया है। नालों की सफाई हुई नहीं, इसकी जांच दिल्ली पुलिस की विजिलेंस डिपार्टमेंट करे। सर, पहले जल संकट, पानी के लिए दिल्ली तरसी और अब पानी बरसते ही इस तरह की जगह जगह पर जमाव, आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, वाटर लॉगिंग देख रहे हैं, एक अव्यवस्था से दिख रही है तमाम जगह। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था मेरी दिल्ली में सरकार आएगी, मैं 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर उपलब्ध कराऊंगा। पूरी तरह से विफल हो गए हैं। जो कुछ कदम उनको दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाने थे, रेनी वेल्स लगाने थे, यमुना के किनारे गड्ढे खोदकर बरसाती पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराना था, अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई। और अब आरोप प्रत्यारोप करना उसमें कोई किसी तरह का दमखम नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।
थोड़ी सी बरसात हुई है, दिल्ली डूब गई है। पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा। एक बाल्टी पानी के लिए दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं इस मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर सिंह बुदेउड़ी। उनका कहना है कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और अब तो कम से कम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन लोकनाथ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस सबके बीच दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने 21 घंटे पहले ही ये दावा किया था कि दिल्ली के सारे नालों की सफाई हो चुकी है। मॉनसून को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 24 घंटे बाद भी नहीं बीते हैं और शैली ओबेरॉय की पोल खुल गई है। पूरी दिल्ली डूब गई। आज दिल्ली के जलमग्न होने के बाद भी मेयर शैली ओबेरॉय दावा कर रही हैं कि पिछली बार से दिल्ली में स्थिति काफी बेहतर हुई है। नगर निगम का हर बार एक्शन प्लान होता है। अभी 15-20 दिन पहले ही हमने एक सचिवालय में भी मीटिंग की थी, जिसमें हमारी जल मंत्री आतिशी जी भी थी, हमारे सौरभ भारद्वाज जी मंत्री जी भी उपस्थित थे। तमाम सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, इरिगेशन एंड फ्लड के थे, एमसीडी के थे, पीडब्ल्यूडी के थे, एनडीएमसी के थे। उस पर हमने पूरा मानसून एक्शन प्लान पर चर्चा की थी। अभी पिछले हफ्ते ही जब हमारे अब एक आयुक्त महोदय नए आए हैं, अश्विनी कुमार जी, उनके साथ भी सभी डीसीज को बुला के मीटिंग ली गई और 90 से 95% जो है हमारी तैयारी हो चुकी है। हमारे सभी नाले साफ हो चुके हैं और जितने भी हमारे जालियां हैं सड़कों पे, जहां भी पानी का जो जलभराव की समस्या थी, उससे निजात करने के लिए जो नगर निगम है पूरी तरह से तैयार। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मॉनसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये शैली ओबेरॉय की बीते दिनों की बातें और आज की बातें, दोनों में कितना अंतर। और इस सब के बीच दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र के निवासी ऋषिपाल महाशय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि यदि ये भ्रष्ट नहीं होते तो मानसून की शुरुआत में ही दिल्ली में पानी इस तरह नहीं भरता और हाल इतने बुरे ना होते। ये एक बरसाती नदी है जिसमें आगे जाके फार्म हाउस वाले ने कब्जा कर रखा है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को आदेश दिया था इसमें डिमार्केशन करनी थी, लेकिन दिल्ली सरकार के भ्रष्ट अधिकारी फार्म हाउस वाले से मिले हुए हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय नेता भी उनसे मिले हुए हैं। उसके बाद देखो गांव में कितनी भयानक स्थिति बनी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो ये कितनी भयानक स्थिति है। चारों तरफ तबाही मच रही है। गांव के अंदर पानी आ गया, गांव के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बनी पड़ी है। पूरे गांव के अंदर, आधे गांव के अंदर पानी आ चुका है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसमें जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, जो भी नेता इसमें इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इसके चलते क्षेत्र के मलियाना में सड़क के किनारे खड़ी 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 72 घंटों में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन में 1-2 स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। और वहीं गुजरात के भी कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। राज्य के 107 तालुका में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम अमरेली पहुंची है। भारी बारिश की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की एक टीम को तैयार रखा गया है। वडोदरा से एक एनडीआरएफ की टीम लेके आया हूं यहाँ पे, जिसमें 30 रेस्क्यूअर्स है। ये टीम यहाँ पे जो अभी आने वाला मानसून सीजन है, इसके दौरान किसी भी प्रकार की कोई फ्लड लाइक सिचुएशन या वाटर लॉगिंग होता है और लोगों को सामान्य जीवन में कुछ दिक्कत आती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जाके लोगों को इवैक्यूएशन करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए और उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए इस टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है। और शुक्रवार को दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी, जिससे राजधानी में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक यानी कि कल और परसों दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश भर के अधिकतर हिस्सों में मानसून के पहुंचने और मौसम से जुड़े अन्य बदलाव को लेकर मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सोमा सेन रॉय से हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने खास बातचीत की है। आइए वो सुनाते हैं आपको। हमारे साथ हैं मैडम, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़। शुक्रिया। मैडम, दिल्ली में आज सुबह मौसम ने दस्तक दे दी है मानसून ने, और जो दस्तक दी है ये काफ़ी झमाझम बारिश हुई है, तो क्या मान लें कि अब दिल्ली एनसीआर के साथ साथ लगभग पूरे भारत में मानसून आ चुका है? उत्तर भारत का ज़्यादातर हिस्से में मानसून पहुंच चुकी है। अगर आज का मानसून का एडवांस का मैप देखेंगे तो आपका राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से, साउथ हरियाणा, साउथ उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में आपका ईस्ट उत्तर प्रदेश और नॉर्थ में आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पूरे में ही मानसून आ चुकी है। आगे का स्थिति ये है कि अगले 2 से 3 दिन में हम और भी बढ़ा देंगे मानसून का लाइन। जिस तरीके से कि दिल्ली में बारिश हुई है, तो क्या मौसम विभाग ने किसी तरीका कोई अलर्ट दिया है? उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में क्या स्थिति मौसम की रहेगी? नॉर्थ ईस्ट का अगर बात करें तो आज हमने अरुणाचल प्रदेश में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दे चुके हैं। कल हम अति भारी वर्षा यानी कि 20 सेंटीमीटर तक का बारिश, और उससे ये रहेगा अगले 4 से 5 दिन तक। नीचे का बात करें असम, मेघालय का, वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट के साथ चलेगा, और साथ ही साथ नागालैंड में भी ऑरेंज अलर्ट के साथ अगले 3 से 4 दिन तक अति भारी वर्षा चलेगी। ईस्ट इंडिया की बात करें, फिर आपका सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया की बात करें तो अभी हमारा ऑरेंज अलर्ट के साथ अति भारी वर्षा का चेतावनी है उत्तर प्रदेश में, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और आपका उड़ीसा में आज और कल। और उसके बाद आपका नॉर्थ इंडिया में अति भारी वर्षा का चेतावनी, और साथ मध्य प्रदेश में भी चेतावनी जारी रहेगी कल, परसों और उसके अगले दिन, यानी कि 1 जुलाई तक जारी रहेगी। मैम, अगर ऊपरी हिमालय क्षेत्रों की बात की है, इसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उसमें किस तरीके से मानसून रहे? देखिए, अभी उत्तराखंड, हिमाचल से आज भी हमारा अति भारी वर्षा यानी 14 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड हुई है, और हमारे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन में हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा तो जारी रहेगी ही, कल से बारिश बढ़ जाएगी, यानी कि अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में ही। दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से अलर्ट? दिल्ली एनसीआर में आज हम मॉडरेट रेन का अलर्ट दिए हैं, और कल से हमारे उम्मीद है कि भारी वर्षा आ जाएगी और रेनफॉल आपका 12 सेंटीमीटर तक होने की संभावना दिख रही है। ये थे मौसम वैज्ञानिक जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, और इसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दुखद हादसा भी हुआ आज एक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक शेड गिरने की घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि घटना के तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरे हुए शेड की प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने की बात बिल्कुल निराधार है और इसे लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने उनसे टर्मिनल पर हुए इस घटना पर खास बातचीत की। नागरिक उड्डयन मंत्री रामा नायडू हमारे साथ हैं। जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है उस पर क्या प्रतिक्रिया है? तो अभी एयरपोर्ट से ही सीधा आ रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही पता चला तो हम एयरपोर्ट पहुंचे और पूरा रिव्यू हमारी तरफ से अपने डिपार्टमेंट के साथ उधर जाके किया। तो एक का देहांत हुआ इस इंसिडेंट में, तो और 4 लोग करीब इंजर्ड हैं, तो उन सबको कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। और अभी फिलहाल T1 क्लोज्ड है। अभी T1 में कोई एक्टिविटी नहीं चल रहा, सबको इवैक्यूएट इमीडिएटली कर चुके हैं। और जो ऑपरेशंस T1 से होने हैं वो T2 और T3 से 2 बजे के बाद शुरू होंगे। और जो पैसेंजर्स इसके लिए जो असुविधा होगी उनके लिए दूसरे तरह की अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि उनके लिए फुल रिफंड चाहे तो फुल रिफंड होगा, या फिर अगर वो दूसरे तरह का फ्लाइट का रूट चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। इंक्वायरी की भी हमारी मिनिस्ट्री से हम चालू कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स को, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आकर इसके ऊपर पूरी तरह से अच्छी तरह जांच कराएंगे। प्रधानमंत्री जी भी सुबह से, जब से इंसिडेंट हुआ है तब से हमारे साथ भी फॉलो अप कर रहे हैं। उनकी भी राय, जिस तरह से इसको हैंडल करना है उनके भी राय हम ले रहे हैं और उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से एक फेक न्यूज़ एक फैलाया जा रहा है कि ये 3 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है,
जो प्रधानमंत्री जी का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो बिल्डिंग अलग है, ये बिल्डिंग वो नहीं है। ये इसका बिल्डिंग ये 2009 में इसका उद्घाटन हुआ था, ये दूसरा बिल्डिंग है, ये करीबन 15 साल हो गए इस बिल्डिंग का। नागरिक उड्डयन मंत्री रामा नायडू का कहना है कि जो अफवाह फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री ने जिस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया वो बिल्डिंग गिर गई है, ये बिल्कुल गलत खबर है, क्योंकि वो बिल्डिंग बिल्कुल सही सलामत है और घटना जो है उसके तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हर हाल में जांच कराई जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई है। बहरहाल जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो घटनास्थल पर जाकर संसद पहुंच चुके हैं और उन्होंने मीडिया से आकर ये तमाम जानकारी जो है वो साझा किया है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद कथित हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। 4 सदस्यीय कमेटी ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कथित हिंसा को लेकर 21 पेजों की एक रिपोर्ट सौंपी। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल के घोकसाडांगा क्षेत्र के अस्पताल में आपत्तिजनक अवस्था में एक महिला को भर्ती किया गया। इसके बाद अस्पताल ने उसे कूच बिहार रेफर किया। पीड़ित मुस्लिम महिला का नाम हुसैनारा बीवी है। ये महिला भाजपा के सदस्य हैं। इस वजह से महिला को नग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया। ऐसी घटनाएं सिर्फ कूच बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अत्याचार पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नटवारी क्षेत्र की एक अन्य मुस्लिम महिला भी ऐसी घटना का शिकार बनी थी। पुलिस ने इस महिला के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए ले गई। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पश्चिम बंगाल में बार बार ऐसी भयावह घटनाओं का होना महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के मौके पर तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार सुबह उधमपुर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के टीकरी इलाके में मंटल स्थित काली माता मंदिर के पास स्थानीय लोगों और उधमपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज श्री अमरनाथ यात्रा जो आज यहाँ से प्रारंभ हुई है, जम्मू भगवती नगर से स्टार्ट होकर ये बालटाल के लिए रवाना हुई है। यहाँ टिकरी के अंदर जिला प्रशासन के अधिकारी हों, यहाँ पर हमारे स्थानीय लोग हों, सब ने पूरे मन के साथ सबका यहाँ पर श्रद्धालु जितने भी यात्रा में जा रहे थे सबका स्वागत किया है। और आज जिस प्रकार से सुरक्षा को लेकर पूरे प्रबंध किए गए हैं, मुझे लगता है एक एक चीज को बड़ा मिन्यूटली चेक करते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ टिकरी के अंदर जिस प्रकार से लंगर की व्यवस्था भी रखी है और जगह जगह लंगर की जो व्यवस्था इस बार रखी गई है, मुझे लगता है सभी श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ, पूरे मन के साथ जिस प्रकार से यहाँ से अभी गुजरे हैं, मुझे लगता है यहाँ से हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया गया है। और मुझे लगता है हम सब लोग पूरे तरीके से उनके जिस प्रकार से वो जहाँ से निकले हैं उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, कठुआ में 2 और 3 जो है डोडा में मारे जा चुके हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसके ऊपर काम कर रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक रहा कि ये यात्रा की सिक्योरिटी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो 3 टायर सिस्टम हम लोगों ने इन प्लेस कर रखा है, जिसमें पुलिस, CISF, CRPF और आर्मी जो है सभी एजेंसी जो है मिलकर काम कर रही है। और हम इस चीज़ को इंश्योर करना चाहेंगे कि यहाँ से यात्रा जो है वो पूरी सुरक्षित और सुगम रहे। और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को ऑन द स्पॉट बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरस्वती धाम रेलवे स्टेशन से टोकन लेना अनिवार्य होगा। टोकन पर लिखे रजिस्ट्रेशन सेंटर, तय तारीख और समय पर ही श्रद्धालुओं को ऑन स्पॉट बुकिंग कराने के लिए पहुंचना होगा। यात्री किसी अन्य पंजीकरण सेंटर पर पहुंचते हैं तो ऐसे में जारी टोकन रद्द कर दिया जाएगा।
ऑन स्पॉट बुकिंग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, जिसे गांधीनगर, सर्वागी और राजीव गांधी हॉस्पिटल से प्राप्त कर सकते हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति व्यक्ति 250 रुपये देने होंगे। 70 साल से अधिक बुजुर्ग, 13 साल से कम उम्र के बच्चे और 6 माह की गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस समेत पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होगी। साथ ही सभी वर्ग आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य सर्टिफिकेट जमा करना भी अनिवार्य होगा। इन दस्तावेजों के साथ निर्धारित शुल्क जमा करके अमरनाथ यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जो कि इस तरह हैं 01-912-2571-912 और 2571-616 है। वहीं टूरिज्म टोल फ्री नंबर है 1800-890-8457 से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ व्हाट्सएप नंबर 9622011623, 6005627273। यात्री निवास भगवती नगर, उनका नंबर है 0191250508। स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करेंगे नीट परीक्षा की। परीक्षा की प्रक्रिया में सुधारों को लेकर इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का मकसद परीक्षा की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश करना, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाना, एनटीए की संरचना और संचालन की समीक्षा करना है। समिति 27 जून से 7 जुलाई तक हितधारकों, विशेष रूप से छात्रों और अभिभावकों से सुझाव मांग रही है। आप भी अपने सुझाव innovateindia.mygov.in/examination-reforms-NTA पर दे सकते हैं। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां राज्य विधानसभा में डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने अतिरिक्त बजट की घोषणा की। सरकार मुख्यमंत्री वहीन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए देगी। लड़कियों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी। सरकार के इस फैसले से लगभग 2,05,000 से अधिक लड़कियों को फायदा होगा। इसके अलावा प्रत्येक योग्य लाभार्थी को हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के किसानों की फसलों की सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब प्रदेश में यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यानी यस-टेक को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। कृषि विभाग ने प्रदेश के 75 जिलों में रबी और खरीफ सीजन की फसलों से संबंधित आंकड़ों के संकलन को लेकर इस प्रक्रिया की शुरुआत की है। और यस-टेक प्रक्रिया से किसानों को काफी लाभ होगा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक के निर्माण के जरिए पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने की तैयारी में है। योगी सरकार प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए से बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के कुंभी गांव में 1000 हेक्टेयर में स्थापित होने वाले इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि एफएसआर का 29वां अंक जारी किया है।
आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए रेशियो मार्च 2024 के अंत में 2.8% पर आ गया। वहीं एनएनपीए रेशियो 0.6% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 तक सभी एससीबी का जीएनपीए रेशियो और भी घटकर 2.5% पर आ सकता है। एफएसआर के मुताबिक शॉर्ट टर्म के आर्थिक परिदृश्य के लिए कई सकारात्मक बातें हैं। इनमें मजबूत घरेलू मांग की स्थिति, कंपनियों का उच्च आशावाद, पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान, निवेश योग्य संसाधन बढ़ाने के लिए उच्च लाभ का उपयोग करने वाली कंपनियां और रियल एस्टेट गतिविधियों में तेजी शामिल है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि ऋण वृद्धि की दर में बढ़ोतरी भी एक बड़ा सकारात्मक पक्ष है, जिसे बैंकों के सेहतमंद बही खातों से समर्थन हासिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित संपत्ति का अनुपात और समान इक्विटी टियर 1 रेशियो क्रमशः 16.8% और 13.9% रहा। बात क्रिकेट की। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत द्वारा मिले 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला गंवा दिया। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गुरुवार देर रात खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। मुकाबले में भारत से मिले 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को कप्तान जोस बटलर और फिल सॉल्ट ने तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि ये जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। अक्षर पटेल ने अपनी पहली ही गेंद पर जोस बटलर को आउट करके खेल का रुख बदल दिया। अक्षर पटेल ने इसके बाद अपनी धारदार गेंदबाजी से बेरेस्टो और मोइन अली का विकेट लिया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने फिल सॉल्ट और कुलदीप यादव ने सैम करन को चलता किया। भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की टीम को संभलने का मौका नहीं मिला और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। इस प्रकार इंग्लैंड की पूरी टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर सिमट गई और मुकाबला गंवा दिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम को शानदार शुरुआत दी। हालांकि इस मैच में भी विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। वे 9 रन बनाकर रीस टोपले की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि रोहित शर्मा के बल्ले से इस मैच में एक बार फिर शानदार पारी देखने को मिली। उन्होंने 39 गेंद पर 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं टीम के लिए सूर्य कुमार यादव ने 47 रन, ऋषभ पंत ने 4 रन, हार्दिक पांड्या ने 23 रन, रविंद्र जडेजा ने 17 रन और अक्षर पटेल ने 10 रन की पारी खेलकर भारत का स्कोर 171 तक पहुंचाया। इस मैच को जीतकर जहां टीम इंडिया ने फाइनल में प्रवेश कर लिया, वहीं पिछले वनडे विश्व कप में सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। भारतीय टीम तीसरी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले साल 2007 और 2014 में टीम इंडिया ने फाइनल खेला था। अब 29 जून को बारबाडोस में होने वाले टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शनिवार को ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं भारतीय टीम के सफर पर कि आखिरकार टीम ने फाइनल तक पहुंचने की कड़ी में किन टीमों को हराया है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। T20 विश्व कप का महासंग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, जहां 20 टीमों के संघर्ष के बाद फाइनल 2 टीमें भारत और दक्षिण अफ्रीका सामने हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों टीमें इस पूरे विश्व कप अभियान में अजय रही हैं। भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने ग्रुप दौर में इस विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से की, जहां टीम ने आयरिश टीम को 8 विकेट से शिकस्त दी। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। जीत का रथ आगे बढ़ा और टीम इंडिया ने अपने तीसरे मुकाबले में अमेरिका की टीम को 7 विकेट से शिकस्त दी। ग्रुप दौर का आखिरी मुकाबला कनाडा से था, लेकिन बारिश के चलते ये मैच रद्द हो गया। टीम इंडिया का सुपर 8 सफर। भारतीय टीम के सुपर 8 के सफर पर गौर करें तो यहां टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से हुआ। यहां टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दी। इसके बाद भारतीय टीम ने सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में टीम इंडिया
सेमीफाइनल में आकर भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त दी और इस मुकाबले की बड़ी बात ये रही कि इस मैच में रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों ही लाजवाब रही। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।